क्योंकि इसमें कोई मेटाबॉलिज्म क्या है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब इसको समझ लेते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वाले पार्ट को, ठीक है। बहुत सिंपल सा, ज्यादा टफ नहीं, बहुत इजी है, तो समझना। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक चीज सुनो, मेटाबॉलिज्म तो याद होगा कि जितनी भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होती है वो आपका मेटाबॉलिज्म, वो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कराती है, और ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, पूरा जो फिनोमेनन बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। लेकिन हमने ये चीज हमने नहीं अभी तक जानी कि प्रोटीन कैसे कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटी में काम करता है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का मतलब पता है क्या? पता है कि कैटाबॉलिज्म का मतलब है जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल या कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल टूट जाता है, इसको बोल देते हैं कैटाबॉलिज्म। जब कोई स्मॉल मॉलिक्यूल, मतलब कोई बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में मिलकर जब एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है उसको बोलते हैं हम एनाबॉलिज्म। तो ये प्रोटीन कैसे कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के लिए तौर पे काम कर रहा है ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझो एक टर्म होती है, तो आपको टर्म समझनी पड़ेगी। वो टर्म क्या है? वो टर्म है नाइट्रोजन बैलेंस। ये टर्म समझना, शायद अगर आपने ये टर्म पहली बार सुनी होगी, बट ये टर्म मैंने आपको बहुत कुछ सिखा देगी आज, नाइट्रोजन बैलेंस। देखो आप लोग सोचते हो कि सर हम कितना प्रोटीन कंज्यूम करें कि जिससे हमें हमारी बॉडी ग्रोथ करे। एक्चुअल में ना हमारी बॉडी को मतलब नहीं है कि आप कितना प्रोटीन ले रहे हो, समझना एक दिन में कितना प्रोटीन ले रहे हो। बॉडी में से कितना मतलब है कि आप उसको कितने अमीनो एसिड्स प्रोवाइड कर रहे हो। मतलब कि देखो प्रोटीन ऐसे समझना, थोड़ा और सिंपल समझाता हूं। आप प्रोटीन को कंज्यूम कर रहे हो, मान लो आप कंज्यूम कर रहे हो भाई 200 ग्राम प्रोटीन, आपकी बॉडी में यूज हो नहीं रहा, वो ये बॉडी ब्लड तक पहुंच नहीं रहा, लिवर तक पहुंच नहीं रहा, अच्छा डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो सबसे पहली चीज तो भाई प्रोटीन डाइजेस्ट होना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए, और उसकी बायोएबिलिटी भी चाहिए ताकि वो यूटिलाइज हो पाए। अब उसके बाद क्या है, हमारी बॉडी की डिमांड क्या है? हमारी बॉडी ये नहीं करेगी आप बहुत ज्यादा अमीनो एसिड दे दो, बहुत सारा प्रोटीन दे दो, ठीक है, या ये भी नहीं करेगी आप मुझे एक क्या कहते हैं एक जल्दी दे दो। हमारी बॉडी सिर्फ ये करेगी आप मुझे कंटीन्यूअस देते रहो। तो एक टर्म है नाइट्रोजन बैलेंस। देखो होता क्या है, आप ये समझना, अभी आपने मैंने बोला था कि प्रोटीन सुना, प्रोटीन स्टोरेज इन आवर बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर आगे प्रोटीन स्टोर हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहले उसी टॉपिक को मैं कवर करता हूं, नाइट्रोजन बैलेंस से पहले वो नया टॉपिक इसमें कवर कर देता हूं, ठीक है। इसके मैं नया पेज निकाल लेता हूं, प्रोटीन स्टोरेज। उसके बाद वापस फिर अच्छे से समझना प्रोटीन स्टोरेज। देखो होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर हमारी सेल्स के अंदर जगह होती है, मतलब सेल है, सेल के अंदर जगह है जिसका ये जो आप देख रहे हो लिक्विड पार्ट है, इसके अंदर जगह है, इसको बोलते हैं एमिनो एसिड पूल। तो मान लीजिए एमिनो एसिड पूल है, एमिनो एसिड पूल। एमिनो एसिड पूल क्या होता है? एमिनो एसिड पूल होता है जहां पर एमिनो एसिड स्टोर नहीं होते हैं, वहां पर उनका एक्सचेंज होता है। तो देखो मान लो नया एमिनो एसिड आया, ठीक है, वो इस पूल के अंदर गया, तो जो एमिनो एसिड यहाँ पर ऑलरेडी यूज हो चुका था, तो जो रीस्टोर वाला मतलब जो रीस्टोर होने के लिए आया था वो इसके अंदर, मतलब कहने का मतलब ये है कि नया एमिनो एसिड आया इसके अंदर जाएगा, और जो बेकार हो गया जो खराब हो गया वो बाहर निकल जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर एमिनो एसिड्स का एक्सचेंज होता है, उससे प्रोटीन का एक्सचेंज होता है, स्टोर नहीं होता। तो एमिनो एसिड आए जो बेकार हो गए थे, एमिनो एसिड वो बाहर निकले। बेकार होने का मतलब क्या है कि भाई वो आपका यूज हो चुके हैं, ठीक है, वो आपका यूज हो चुके हैं। यूज के अंदर हो सकता है कि उसके अंदर से जो एमिनो है, जो आपका अमोनिया ग्रुप हट चुका है, NH3 ग्रुप हट चुका है, या फिर वो यूटिलाइज हो चुका है, इस तरीके से समझ लो। तो होगा क्या कि भाई आपने प्रोटीन लिया, एमिनो एसिड की बॉडी के अंदर गया, एमिनो एसिड पूल तक गया, वहां से दूसरा एमिनो एसिड बाहर निकला, एक्सचेंज होता रहता है। हमारी बॉडी कभी प्रोटीन को स्टोर नहीं करती है। अब सोच के देखो, सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं एमिनो एसिड लिए जा रहा हूं, ठीक है, मैं एमिनो एसिड लिए जा रहा हूं, ठीक है, तो जितने मैं ले रहा हूं उतने ही बॉडी बाहर मतलब डिक्रीज करेगी, निकाल रही है। मतलब कैसे समझो, सिंपल सा, आप जितना प्रोटीन कंज्यूम करो, जितना एमिनो एसिड आपकी बॉडी यूज करे, जितना प्रोटीन कंज्यूम करे आपकी बॉडी, उतना ही प्रोटीन जो है एज अ वेस्ट उसको बॉडी एक्सक्रीट कर रही है, मतलब उतना ही वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकाल रही है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। इस बात को समझना, इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। देखो यूरिया है क्या? आपका मान लो एक आपका एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है, इसका NH3 ग्रुप है। तो जब होगा, जब ये प्रोटीन ये जो एमिनो एसिड इस्तेमाल हो रहा होगा, तो इसमें से ये अलग ग्रुप हट जाएगा, बाकी जो भी इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है, समझना, मतलब जब ये यूज हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो भाई ये हट गया, तो जो NH3 ग्रुप हटेगा तो ये बाद में कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया के अंदर, ठीक है। यूरिया एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर केमिकल सब्सटेंस बन रहा है जो थोड़ा हमारी बॉडी के हार्मफुल और बहुत हो जाए, ठीक है। यूरिया है, यूरिया क्या कर रहा है? यूरिया फिर आपकी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि इसको डीपली आपको बैच में समझाऊंगा, जो यूज करना आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं बहुत सिंपल समझा रहा हूं, आपको समझ पाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ आ जाएगा कि भाई हो क्या है, ठीक है। तो आपने जो एमिनो एसिड मान लीजिए आपने एमिनो एसिड दिया, वो यूटिलाइज हो, तो जो यूटिलाइज हो चुका है वो बाहर निकल जाएगा, और साथ में जो NH3 ग्रुप है वो अपना कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया, ऐसा समझ लो, और यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा। तो जितना आप उसको सिंपल समझना, जितना आप प्रोटीन ले रहे हो, जितने एमिनो एसिड आप ले रहे हो, उतनी आपकी बॉडी एक्सक्रीट करेगी, उसी अमाउंट के अंदर आपकी बॉडी से यूरिया बाहर निकलेगा, या फिर यूरिया आपके समझ लीजिए आपका जो वेस्ट है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। वेस्ट मतलब कि आपने लिया एमिनो एसिड 10, ठीक है, और 10 ही एमिनो एसिड का एक्सचेंज हो गया, और 10 ही एमिनो एसिड की बॉडी से बाहर निकल गए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस। मतलब कि आपकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना प्रोटीन बॉडी को दे रहे हो, बॉडी उसको यूटिलाइज कर रही है, और जिसको यूटिलाइज कर रही है और जो जिसको यूटिलाइज उसको हटा रही है, ठीक है, हटा दिया तेरे जरूरत है बाहर जा। तो ये बैलेंस क्रिएट हो गया। अगर ये बैलेंस मेंटेन रहेगा, इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन बैलेंस। क्योंकि एक्चुअल में जो ये NH3 ग्रुप है किसका? नाइट्रोजन है, जो मेन चीज है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन बैलेंस है, मतलब कि जितनी आपकी बॉडी की नीड है आप उतना ही दे रहे हो, उतनी आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है। अब मान के चलो कि आपने अपनी बॉडी को दिए 8 एमिनो एसिड एग्जांपल के तौर पे, और आपकी बॉडी ने निकाल दिया 20 एमिनो एसिड बाहर। तो आप क्या देख रहे हो कि भाई जितना मैं दे रहा हूं उससे ज्यादा बॉडी बाहर निकाल रही है, मतलब कितना ज्यादा तो एमिनो एसिड डिस्ट्रॉय हो रहा है, या बोल सकते हो डीनेचुरेट हो रहा है, या और सिंपल में बोलूं तो उतना ज्यादा बॉडी से वो उसका क्या हो रहा है, एमिनो एसिड एक तरीके से क्या हो रहा है, आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। जितना आप उससे ज्यादा ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। क्या बोलते हैं? नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। बहुत इजी वे में समझा रहा हूं आपको। ऐसा कब होता है? जब आप बीमार पड़ते हो तो आपकी बॉडी जाती है कैटाबॉलिक स्टेट के अंदर। तो आपकी बॉडी क्या करती है कि ज्यादा से ज्यादा बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन कर लेती है एनर्जी के तौर पर, इन इमरजेंसी जो बीमार हो आपकी बॉडी लड़ने के लिए बीमारी से। तो यहाँ पे ये तो है जितना आप ज्यादा आपकी बॉडी क्या कर रही है भाई, इसको ब्रेक डाउन कर रही है, मसल ब्रेक डाउन है। यहाँ पे एक्चुअली कैटाबॉलिक एक्टिविटी हुई है, इसी को बोलते हैं मसल ब्रेक डाउन। ऐसा स्पेसिफिकली तब होता है तब जब आप बहुत देर तक वर्कआउट करते हुए ट्रेनिंग करते हो, मतलब कि आप बहुत ड्यूरेशन की एक्टिविटी करो, फिजिकल एक्टिविटी, तो उस टाइम भी ये सेम चीज होती है कि आपकी बॉडी जो मसल ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देती है। तो जितना आपने प्रोटीन लिया था उससे ज्यादा आपकी बॉडी मसल ब्रेक डाउन कर चुकी है। तो यहाँ पे होता है नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। आपकी बॉडी के अंदर जो यूरिन होगा या जो आपका फीसिस होगा, वेस्ट होगा, आपकी बॉडी में जो वेस्ट उसमें से आपका जो अगर आप देखें तो एक तरीके से आप पाएंगे कि आपकी बॉडी ज्यादा प्रोटीन को क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, ज्यादा प्रोटीन खराब कर रही है इसके अंदर, ठीक है, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस के अंदर। इतना समझ में अब देखो नेक्स्ट क्या है कि भाई आप मान के चलो आप दे रहे हो अपनी बॉडी को 20 एमिनो एसिड, और आपकी बॉडी जो निकाल रही है 10, और बॉडी की डिमांड थी 10 की, आप दे रहे हो 20, बॉडी से एक्सचेंज में चल रहा है। बट यहाँ पर क्या दे रहे हो, जो आप दे ज्यादा रहे हो, आपकी बॉडी मतलब आपकी बॉडी एक्सचेंज कम कर रही है, मतलब उतनी की बॉडी डिमांड है। तो जो एक्स्ट्रा 10 है ये हेल्प करेंगे आपको एनाबॉलिज्म के अंदर, मतलब कि मसल बिल्डिंग के अंदर, ग्रोथ के अंदर। तो यही आपकी बॉडी के अंदर होता है। इसका मतलब आप कितना ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करें मैटर नहीं करता, आपकी बॉडी को आप कितना कंटीन्यूअस प्रोटीन देते जा रहे हो, बढ़िया। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हो कई बार कि सर मैं एक मील के अंदर कितना प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है फूड के ऊपर कि आप किस टाइप का फूड कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप चिकन कंज्यूम करो, चिकन आपका लगभग 8 से 10 घंटे में ऑलमोस्ट पूरी डाइजेस्ट हो जाता है। इसका मतलब आपने चिकन खाया, तो चिकन खाने के बाद आपको आपकी बॉडी मतलब चिकन खा डाइजेस्ट हो रही है, डाइजेस्ट होकर धीरे-धीरे एनर्जी जा रही है। तो मतलब कि आपकी बॉडी ऐसा नहीं है कि आपने आधी किलो चिकन खा लिया तो उसके अंदर आपको मान लेते हैं, आपको एग्जांपल कितना प्रोटीन मिला है, मान लीजिए 150 ग्राम प्रोटीन, 150 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, ऐसे हम बोला अभी, ठीक है। तो ऐसे केवल 150 ग्राम प्रोटीन नहीं, तो वो जब जैसे डाइजेस्ट हो धीरे-धीरे एमिनो एसिड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, वहां से एब्जॉर्ब होकर आपके ब्रेस्ट में जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी बॉडी को कंटीन्यूअस एमिनो एसिड मिलते जा रहे हैं। तो मेन चीज है कि पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में रहना और कंटीन्यूअस एमिनो एसिड प्रोवाइड करते रहना, ठीक है। तो ये
बॉडी ये मांगती है। तो इसका मतलब अगर वे प्रोटीन को कैसीन प्रोटीन से इस केस में कंपेयर करो, कैसीन प्रोटीन ज्यादा बेटर है, क्योंकि कैसीन प्रोटीन अगर आप कंज्यूम कर लेते हो, मान लो 60 ग्राम आपने 2 सर्विंग कंज्यूम कर ली, आपको मान लेते हो उसमें 40 ग्राम प्रोटीन मिल गया, तो 40 ग्राम प्रोटीन एकदम से ऐसे ही आपके ब्लड में पहुंच जाएगा नहीं, वो स्लो जाता रहेगा। लेकिन वहीं आपने 2 वे प्रोटीन यूज कर लिया तो आपको ब्लड में जाएगा और वो एक्सेस होगा, एमिनो एसिड तो कन्वर्ट हो जाएगा आपके बाद में, वे प्रोटीन यूज कर लिया तो आपको ब्लड में जाएगा और वो एक्सेस होगा, एमिनो एसिड तो कन्वर्ट हो जाएगा आपके बाद में, इसमें हो जाएगा फैट के अंदर, ठीक है। वो पूरा प्रोसेस आपको बाद में समझाऊंगा, जब मैं एनर्जी सिस्टम वाला पार्ट पढ़ाऊंगा उसमें समझा दूंगा, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए। तो बहुत सिंपल मैं आपको बता दें इसके बारे में बता दिया भाई नाइट्रोजन बैलेंस के बारे में। तो नाइट्रोजन बैलेंस का मतलब क्या है कि आप जितने एमिनो एसिड्स ले रहे हो, ठीक है, और उतना ही आपकी बॉडी क्या कर रही है, एक्सचेंज कर रही है, मान लो। तो ये पॉजिटिव ये रहेगा नाइट्रोजन बैलेंस। अगर आप ले रहे हो कम एमिनो एसिड और आपकी बॉडी यूटिलाइज कर रही है ज्यादा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। आप ले रहे हो ज्यादा एमिनो एसिड, आपकी बॉडी यूटिलाइज कर रही है कम, ठीक है, कम वाला जितना बॉडी डिमांड है उसके इसके अंदर कम हो जाएगा, तो उसको कहेंगे पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। तो मसल बिल्डिंग के लिए क्या जरूरी है, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, बस ये एक और समझ में। और नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस कब रहता है, जब बीमार होता है बहुत ज्यादा या फिर जब वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहा है लॉन्ग ड्यूरेशन तक, तब, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया भाई प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बारे में और प्रोटीन स्टोरेज के बारे में, दोनों के बारे में आपको समझ में आ चुका है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं हमने भाई क्या क्या पढ़ लिया, और एनाबॉलिक एक्टिविटी कैटाबॉलिक एक्टिविटी हमने जानी है। एनाबॉलिक यानी किसी भी प्रोटीन स्टोरेज बॉडी, तो एक साथ बहुत तेज ज्यादा, एक साथ बहुत सारे या बहुत फास्ट चाहिए, बहुत धीरे चाहिए, कंटीन्यूअस चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको बोलते हैं कि आपको दूध पीकर सोया करो, क्यों बोलते हैं, ताकि बॉडी कंटीन्यूअस एमिनो एसिड मिलते रहे। तो ये जो सारी बातें हैं जो हमने कही है एक्चुअल फैक्ट है, ठीक है। प्रोटीन रिकमेंडेशन को मैं आपको ये बताता हूं कि जो मिनिमम जो प्रोटीन रिकमेंडेशन है जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से वो है आपका 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। जो लोग कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो मिनिमम इतना ग्राम प्रोटीन लेना पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, ये मिनिमम, ठीक है। अब देख लो आगे आगे क्या देखना है कि भैया सर जो आपने बताया अभी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इसके अंदर सर एक चीज बता दो कि प्रोटीन हमारा एनर्जी के तौर पे कैसे यूज हो रहा है, मतलब एज अ कैटाबॉलिज्म में कैसे ऐड करता है। देखो हमारी बॉडी का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल है वो तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ फ्यूल है वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी की डिमांड के ऊपर, या बहुत सिंपल से बोलूं बॉडी की सिचुएशन के ऊपर, कंडीशन के ऊपर। अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो या फिर आप फास्टिंग कर रहे हो, ठीक है, दोनों में अलग अलग चीजें यूज होंगी। मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट पूरी खत्म हो चुका है, डीपी खत्म कर दो, अब बॉडी क्या करेगी, प्रोटीन यूज करेगी, फैट यूज करेगी एनर्जी के तौर पे। अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो या कोशिश कर रहे हैं इंटेंसिटी वर्कआउट करने की, वैसे अगर आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं तो आपकी बॉडी जो जिस इंटेंसिटी में पहले वर्कआउट करते हैं ना मिनट से पहले, उसके बाद आप इंटेंसिटी को मेंटेन करोगे। तो इसका मतलब ये है कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हो तो इस केस में आपकी बॉडी प्रोटीन को टारगेट करेगी, क्योंकि बॉडी के लिए प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करना ज्यादा आसान है, किसमें, ग्लूकोज में। क्यों, आप सभी को याद होगा जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट से एमिनो ग्रुप का फर्क होता है। तो जब एक एमिनो ग्रुप हट जाएगा तो और वो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बनेगा, स्केलेटन मिल जाएगा और वो आपको यूज होता है एक तरीके से एनर्जी के तौर पर। और जितना ज्यादा आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट पे जाएगी बॉडी के अंदर उतना ही ज्यादा जो आपका जो देखें ना नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस जनरल होगी, ठीक है। फास्टिंग के अंदर हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी हम नहीं कर रहे, बहुत नॉर्मल एक्टिविटी है, उसके अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फैट है जिसको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, वो इस्तेमाल होंगे। तो डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन के ऊपर। तो ये इसके बारे में फैट वाले पार्ट में फैट बताऊंगा। इतना समझ लो कि अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो और कार्बोहाइड्रेट डिप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से, मतलब ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड है डिप्लीट हो चुका है, तो आपकी बॉडी में प्रोटीन टारगेट करेगी, ठीक है, ना कि फैट को। इतना समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। तो गाइस ये हमने अभी तक का पढ़ लिया अपना पूरा कंप्लीट प्रोटीन के बारे में। हमने एक चैप्टर और निपटा। लोग इसी चीज को हल्के में लेते हैं कि जो स्मॉल अमाउंट में नीड है तो उसको कंज्यूम भी करना ज्यादा ज्यादा फोकस करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट पे, ज्यादा लोग बोलते हैं मसल बिल्ड करना, ठीक है, तो सोचते हैं कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट इंपॉर्टेंट है, तो वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पर फोकस करते हैं ना कि मैक्रोन्यूट्रिएंट। बट ऐसा नहीं है, इसकी भले आपकी बॉडी के अंदर स्मॉल अमाउंट में नीड है, लेकिन आपके जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उनको फंक्शनली हो सकते हैं, उनके फंक्शंस को अच्छा रखने के लिए हो सकते हैं, उनको फंक्शन करने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। जैसे उसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखो आप लोग मुझे चीज बताओ, जो कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो आपने थोड़ा डाइजेशन पढ़ लिया था, डाइजेशन पढ़ लिया होगा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारा कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है कि जो बाइल जूस होता है, क्या होता है, जो बाइल जूस इसको बाइल रिलीज करती है, वो क्या करता है, वो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसको पूरी तरीके से सेक्रेशन में तोड़ देता है। अब जो बाइल जूस है, ये बाइल जूस का जो सिक्रेशन है और हो सकता है इसकी जो क्वांटिटी है वो इस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आपके स्पेसिफिक विटामिन सी पे। जब आप अच्छे अमाउंट में विटामिन सी लेते हैं तो आपका जो बाइल जूस कंटेंट होता है आपकी बॉडी के अंदर वो बढ़ जाता है। मतलब कि अगर आपकी बॉडी के अंदर अच्छे अमाउंट में विटामिन सी कंज्यूम करते हैं तो बाइल जूस का सिक्रेशन बढ़ेगा, सिंथेसिस बढ़ेगा, इससे आपका जो कार्बोहाइड्रेट अच्छा डाइजेस्ट होगा, इसी के साथ फैट अच्छा डाइजेस्ट होगा, इमल्सिफाई हो पाएगा। तो भाई अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, फैट्स खा रहे हो, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो फायदा क्या है। तो इसलिए आपको बाइल जूस की आपको आपके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे अगर मैंने आपकी बात करी विटामिन सी की, तो जो आपको विटामिन सी है, ठीक है, वो एक नेसेसरी क्या न्यूट्रिएंट है इस फिनोमेना के अंदर कि भाई इसके अंदर कि भाई आपका डाइजेशन हेल्प करता है। इसी तरीके से मैं मिनरल्स की बात करूं, भाई आप मुझे चीज बताओ, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं होगा तो आप कितना भी मसल गेन कर लेना, लेकिन आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट मिनरल होता है वो कैल्शियम होता है। अब आपको बताओ तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बिना कैल्शियम के हेल्प से हो ही नहीं सकता। अब आपको सर कैसे, पूरा एक मैकेनिज्म होता है मसल कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म उसको बोलते हैं, जो मैंने सीपीटी के कोर्स में पढ़ा है, सीपीटी कोर्स में पढ़ाता हूं, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा वीडियो मिल सकता है, तो जब आपको वीडियो मिलेगा देखना, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कैल्शियम का रोल होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी बोन को स्ट्रांग करेगा। तो यार अगर आप सोचो आपकी डाइट के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट ही नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं, आपकी बॉडी फंक्शन ही नहीं कर पाएगी, न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, इसी वजह से। अब हम थोड़ा माइक्रोन्यूट्रिएंट में आगे चलते हैं, हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि सर जो माइक्रो जो विटामिन्स होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं इसके अंदर इनके अंदर एक चीज कॉमन होती है। वो चीज क्या कॉमन होती है, तो ये दोनों स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट कंपेयर में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में रखा है। दूसरी चीज जो इनके बीच में कॉमन होती है, ये दोनों ही नॉन कैलोरिक होते हैं, मतलब कि हमें इससे कोई कैलोरी नहीं मिलती, कोई एनर्जी नहीं मिलती है, बट ये नेसेसरी होते हैं। चलो जी, समझ में आ गई। अगर हम विटामिन्स की बात करते हैं तो विटामिन्स भी हमारे दो टाइप की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपके होते हैं एक जिनको बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स, क्या बोलते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। एक होता है आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। आपका फैट सॉल्युबल विटामिन का मैं आपको एग्जांपल दूं विटामिन डी, ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन का मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपका विटामिन सी, ये आपका एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो भाई फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो होते हैं जो आपके फैट के साथ ही डिसॉल्व होते हैं, ये बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो पाता है। इसलिए आपको सुना आपने कई बार आपको कहते भी हैं कि अगर आप मल्टीविटामिन्स वगैरह कंज्यूम करते हैं तो अपनी डाइट के अंदर हेल्दी फैट्स या फैट्स की अमाउंट अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो आपके जो स्पेसिफिकली फैट सॉल्युबल विटामिन्स है वो अच्छे से क्या हो जाए, वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाए या यूज हो जाए, ठीक है। अब मैं कोई चीज बताता हूं, एक टर्म है, बताऊं मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, एक टॉक्सिसिटी, ठीक है। और इसी के साथ एक टर्म है वो भी मैं आपको देता हूं, आपका डेफिशिएंसी। ये दो टर्म्स को ध्यान से सुनना, अभी मैं आऊंगा इस पे दोबारा। भाई फैट सॉल्युबल विटामिन आपको पता चलेगा, आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन पता चल चुका है, ठीक है। अब ये टॉक्सिसिटी और डेफिशिएंसी वर्ड मतलब क्या है, जब भी आपकी बॉडी के अंदर किसी चीज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो आपकी बॉडी के अंदर ना टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है, आपकी बॉडी को हार्म करती है, ठीक है। इसी तरीके से डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी होगी तो डेफिशिएंसी मिलेगी, ठीक है, डेफिशिएंसी होने लगेगी। अब मुझे चीज बताओ, फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं इसकी खासियत होती है, क्या खासियत होती है यार, ये आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो सकता है,
क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये आपकी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकते, ये स्टोर आपकी बॉडी के अंदर नहीं हो सकते, बट ये स्टोर हो सकते हैं। इसी वजह से इनमें क्या दिक्कत होती है कि आपके जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है, आपको उनको लॉन्ग टर्म तक आप उनको सप्लीमेंट यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म तक आप सप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लॉन्ग टर्म तक सप्लीमेंटेशन करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उनकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, डेफिशिएंसी के चांसेस कम रहते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में स्टोर हो सकता है तो लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी मैं कोई भी मान लो मैं सप्लीमेंट यूज कर रहा हूं, जैसे मान लो मैं आपका फिश ऑयल यूज कर रहा हूं, उसका ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो कि दोनों एसेंशियल फैटी एसिड्स है, मैं विटामिन ई कंज्यूम कर रहा हूं जो कि वाइट फैट सॉल्युबल विटामिन है, मैं दोनों सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर रहा हूं लगातार एक अच्छी अमाउंट में, बोल सकता हूं मैं एक नॉर्मल डिमांड से ज्यादा बॉडी के अंदर कंज्यूम कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि अभी मान लो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं या फिर मैं अपनी हेल्थ फिटनेस पे फोकस कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैंने जब मैं उनको 1-2 महीने अच्छे से मैंने यूज कर लिया लगातार, तो मुझे कुछ नहीं तो कम से कम 1 महीना ब्रेक देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं मेरी बॉडी को ज्यादा हो गया तो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे, हमारी हार्मफुल है, ठीक है, हमारी बॉडी को हार्म करेंगे। लेकिन ये दूसरी तरफ जब वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पे लेने होते हैं, जैसे विटामिन सी, अगर विटामिन सी रेगुलर बेसिस पे नहीं लोगे तो आपकी बॉडी के अंदर वो स्टोर हो नहीं सकते, तो आपको चाहिए रेगुलर बेसिस पे चाहिए, तो इनकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, बट हां डेफिशिएंसी हो सकती है। तो याद रखना जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उनकी डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसी वजह से आप अगर सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं स्पेसिफिकली चीज का ध्यान दें कि अगर आप कोई जो भी फूड सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वो फूड सिलेक्शन के हिसाब से आपके डाइट के अंदर कौन सा प्रोडक्ट है, ये मिनरल या विटामिन बॉडी में कम रहे हो गया मतलब ये हो सकता है, उस हिसाब से आप चलिए, ठीक है। कोशिश करिए कि रेगुलर बेसिस पे स्पेसिफिकली वाटर सॉल्युबल विटामिन जरूर लीजिए, ठीक है, और फैट सॉल्युबल विटामिन का अगर आप सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक उसको मत यूज करिए, ठीक है, एक रेगुलर पीरियड तक चलिए। इसी तरीके से बात है मिनरल्स की तरफ, जो मिनरल्स होते हैं इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपके मैक्रो मिनरल्स, ठीक है, एक होता है आपके माइक्रो मिनरल्स, ठीक है, जिसको हम ट्रेस मिनरल्स बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स बोल सकते हैं। जो आपके मैक्रो मिनरल होते हैं ये होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को 100 mg पर डे से ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, 100 mg पर डे से ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ये उल्टा होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को 100 mg पर डे से कम रिक्वायरमेंट होती है। इसका एग्जांपल है आपका, अगर आप देखें तो आपकी बॉडी के अंदर आपका हो गया सोडियम, ठीक है, जो कि आपका मैक्रो मिनरल है, ठीक है, कैल्शियम एक आपका मैक्रो मिनरल है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें जो आपका माइक्रो मिनरल है, सबका जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, तो ये आपके माइक्रो मिनरल है, ठीक है, जिनकी हमारी बॉडी को 100 mg पर डे से कम रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें भी चीज आती है, वो चीज क्या होती है कि बायो अवेलेबिलिटी, कुछ जो आपके मिनरल्स होते हैं की बायोअवेलेबिलिटी होती है, कुछ की बायोअवेलेबिलिटी कम होती है, उसमें भी रहा हुआ। अब बायोअवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी आप जो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी उसको अच्छे से यूज कर पा रही है, डाइजेस्ट कर रही है, यूज कर पा रही है, यूटिलाइज कर पा रही है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी कहलाती है। ये देखा गया अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जो आप नेचुरली फूड से सप्लीमेंट फूड से जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो स्पेसिफिकली विटामिन्स मिनरल्स, आपकी बॉडी उसको ज्यादा अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती है, यूटिलाइज कर पाती है कंपेयर टू सप्लीमेंटेशन की। क्योंकि मान के चलिए अगर आप कोई भी ऐसा फूड सोर्स कंज्यूम करें इसके अंदर मिनरल्स या विटामिन्स के अलावा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी, प्रोटीन फैट्स भी है, तो वो उनके साथ अच्छे से डाइजेस्ट होकर एब्सॉर्ब हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं एग खा रहा हूं, एग के अंदर मतलब एग खा रहा हूं, एग के अंदर ओमेगा 3 भी होता है, ओमेगा 6 भी होता है, तो ओमेगा 3 ओमेगा 6 आपको स्पेसिफिकली आपको आराम से एग में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो भले उसमें थोड़ा सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, बट सैचुरेटेड फैट हमारे लिए इतना हार्मफुल नहीं जितना हार्मफुल हमारे लिए अदर फैट्स जैसे ट्रांस फैट होता है, लेकिन साथ में आपको ओमेगा 3 ओमेगा 6 मिल रहा है। और लोग क्या करते हैं, जैसे पहले यूट्यूब पे चलता था कि आपको 6 एग से नहीं खाना चाहिए, 4 एग, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपको अपनी बॉडी आपसे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी डिमांड आपको कितना कंज्यूम करना है। लेट्स से आपके मेरी बॉडी में सैचुरेटेड फैट ज्यादा हो जाएगा, मैं एग खाऊंगा, तो आप एग को वेस्ट ना करके बेटर क्या रहेगा कि आप ये देखिए कि सैचुरेटेड फैट और कहां से कट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मिल्क से सैचुरेटेड फैट हटा सकते हैं आराम से, आप फुल क्रीम दूध की जगह डबल टोन यूज कर सकते हैं, तो सैचुरेटेड फैट वहां से कम करके आपको लॉस भी आपको सस्ता पड़ा, और जो न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए तो आपको न्यूट्रिएंट्स मिले। तो भाई ये हो गई बेसिक सी बात आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अच्छा, एक टाइप के विटामिन्स होते हैं जिसको बोलते हैं प्रोवाइटामिन्स। प्रोवाइटामिन्स होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन जैसे इनको हमारी बॉडी क्या करती है, वो कन्वर्ट करती है विटामिन्स के अंदर एक्टिव फॉर्म में, हमारी बॉडी उसको यूज करती है। बस सिंपल सा इतना समझ लीजिए, समझने की बात है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जब आप ये पूरा जब क्लास वॉच करोगे, पूरी क्लास देख लोगे, उसके बाद आपको करना क्या है, जब एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे हमारी भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट, वहां पर अपने सभी चैप्टर्स की जो मैंने पढ़ाया सभी की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहां पर आपको और डीपली जानने का मौका मिलेगा। सिर्फ ऐसे 5 से 6 एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको वहां मिलेंगे, जिनमें थोड़ा फंक्शन वगैरह बता रखे हैं कि भाई ये विटामिन डी या विटामिन सी क्यों जरूरी है, इसके फंक्शन, तो उस पीडीएफ में अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में जितना आपको जानना जरूरी था। अब चलते हैं नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट देखो, ने सारा कंप्लीट कर लिया, व्हाट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट, व्हाट इज विटामिन, व्हाट इज प्रोवाइटामिन, व्हाट इज मिनरल्स, ठीक है। ये मुझे आपको पढ़ाना है, मैंने आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका ग्लाइकोजन स्टोर होती है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू के अंदर, एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड। तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी से स्टोर हो रही है, ठीक है। अब ये आपको नहीं पता कि ग्लाइकोजन स्टोरेज क्या होती है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू क्या है, ट्राइग्लिसराइड, उसके बारे में बात करेंगे। सारा पेपर रखा है आपकी बॉडी जो ग्लूकोज को जो आपकी बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल है, मतलब कि आपकी बॉडी जिसको फ्यूल के तौर पे यूज करती है प्राइमरी, ठीक है, वो आपका ग्लूकोज, आपकी बॉडी ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजन के अंदर, क्यों करती है कन्वर्ट, ताकि इसको मसल्स के अंदर स्टोर कर सके। इतनी बात होगी ना। अब कितना स्टोर होता है, आपका जो लिवर होता है, कहां पर स्टोर होता है, ग्लाइकोजन आपकी बॉडी के अंदर लिवर में स्टोर होता है, ठीक है, दूसरा आपकी मसल में स्टोर होता है। ये बात पता होगी, नहीं पता, नहीं पता तो फिर पढ़ाई नहीं करते हो, ढंग से पढ़ो, ठीक है। मैंने कई बार क्लास में बताया कि जो लोग बैच ज्वाइन करता है, मैंने यूट्यूब पे बताया हुआ है। तो लिवर के अंदर आपका जो स्टोर होता है, आपका लगभग आपका 90 ग्राम तक आपका ग्लाइकोजन स्टोर होता है, मसल के अंदर अप्रॉक्सिमेट 50 ग्राम तक स्टोर होता है। ये जो मसल की कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है अप टू 200 टू 300 ग्राम से बढ़ सकती है, ठीक है, ये कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है। आपको क्या समझना है, एक एवरेज पर्सन के अंदर कैसे एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी है क्या, ठीक है, किससे मिल रही है, फूड से मिल रही है, क्यों चाहिए, डेली लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। टॉपिक का जस्ट रिव्यू हो गया, ओवरव्यू हो गया, मतलब एनर्जी है क्या, अभी सिस्टम क्या है। अभी एनर्जी को बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो बॉडी के अंदर मैकेनिज्म होगा, कुछ ना कुछ सिस्टम काम करता है, सिंपल सा एनर्जी सिस्टम पर नाम बढ़ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अलग अलग एक्टिविटी के अंदर कौन सा एनर्जी सिस्टम काम करता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं खड़ा हूं, कुछ नहीं कर रहा, आपसे बात कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें मेरी बॉडी में कौन सा एनर्जी सिस्टम वर्क कर रहा है, मेरी बॉडी किस एनर्जी किस फोर्स एनर्जी ले रही है। अब जब मैं भाग रहा हूं तो कौन सा एनर्जी सिस्टम वर्क कर रहा है, जब मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूं कौन सा एनर्जी सिस्टम वर्क कर रहा है, तो मैं हैवी वर्कआउट कर रहा हूं तो कौन सा एनर्जी सिस्टम वर्क कर रहा है, मतलब जैसे कि बनाने के लिए कर रहा हूं या फिर स्प्रिंट कर रहा हूं तो कौन सा एनर्जी सिस्टम वर्क कर रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके आंसर ये पता चल जाएगा कि भाई कोई भी बंदा कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स खेलता है तो उसके स्पोर्ट्स के अंदर हमें किस चीज पे वर्क ज्यादा करना चाहिए, किस तरीके से ट्रेनिंग करानी चाहिए और कौन सी टाइप का उसको न्यूट्रिएंट देना चाहिए, ठीक है। आप देखो समझो, सबसे पहले आप सबने सुना होगा जिसे बोलते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट, क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम, ठीक है। अभी समझो क्या होता है। और दूसरा कौन सा आपकी बॉडी के अंदर आपका ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, देखो बहुत ज्यादा आगे मजा आने वाला है, इसलिए ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत करना। तीसरा कौन सा आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव सिस्टम, ठीक है। अब समझो क्या है मेन मैटर, पहले मैं इसको थोड़ा सिंपल करके समझाता हूं। क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, ऑक्सीडेटिव सिस्टम, आपकी बॉडी में तीन तरह के एनर्जी सिस्टम है, मतलब कि आपकी बॉडी इन तीन एनर्जी सिस्टम की एनर्जी बनाएगी डिफरेंट सिचुएशन के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम के अंदर एक एनर्जी सिस्टम ज्यादा वर्क करेगा, नहीं, एक टाइम के अंदर तीन एनर्जी सिस्टम वर्क करेगा, बट एक आपका प्रीडोमिनेंट होगा, मतलब कि ज्यादा वर्क फंक्शन करेगा, वो बताऊंगा कैसे, ठीक है। अब देखो समझो, बहुत सिंपल सी चीज है। क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम क्या होता है, देखो आपकी बॉडी के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है जिसे बोलते हैं क्रिएटिन। अभी आपकी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है, ध्यान सुनो, आपकी बॉडी से खुद भी प्रोड्यूस करती है लिवर में, और आप इसे एज अ सप्लीमेंट की फॉर्म में बाहर से भी लेते हो। पता है ना कौन सा सप्लीमेंट, क्रिएटिन सप्लीमेंट जब बात करते हैं तो समझिए क्रिएटिन सप्लीमेंट का मेन फंक्शन है क्या, ये क्रिएटिन क्या कर रहा है, ठीक है, ये भी समझेंगे। चलो अब हम ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम क्या है, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम के अंदर आपकी बॉडी क्या कर रही है, आपकी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है जो बताया मैंने आपको, स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो है ना उनसे एनर्जी बनाती है, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन बॉडी ने उसको स्टोर करके
सबसे पहले लिवर के अंदर ऑक्सीडेटिव सिस्टम के अंदर आपकी बॉडी में आपके फैटी एसिड्स है, ठीक है, बॉडी आपकी उससे एनर्जी बनाती है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बताता ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, अब आप पूछोगे फैटी एसिड्स कैसे बनता है? आपकी जो फैट की बड़ी चेन है, ये छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनती है, ये होता है फैटी एसिड। तो सिंपल टू सिंपल स्ट्रक्चर फैटी एसिड्स आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होता है एज अ फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड और कहाँ पे स्टोर है? एडिपोज टिश्यू, मतलब फैट सेल्स के अंदर स्टोर होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई? अब समझो क्या है। अब अगर इसको जनरल समझे कि भाई ये तीनों सिस्टम है, ये वर्क कैसे करते हैं, ठीक है, इसको समझाने के लिए पहले मुझे आपको एक चीज बतानी पड़ेगी। आपके ना दो प्रोसेस होते हैं एनर्जी बनाने के, ध्यान सुनना, आपके एनर्जी बनाने के दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है एनारोबिक प्रोसेस, एक होता है एरोबिक प्रोसेस। चलो इसको समझते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ आपकी बॉडी के अंदर दो तरीके से क्या बनती है, एनर्जी बनती है। पहला आपका है, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर, एक मिनट में चेंज कर लेता हूँ। पहले लिख देता हूँ यहाँ पे एरोबिक, एनारोबिक प्रोसेस, ठीक है, और दूसरा कौन सा आपका एरोबिक प्रोसेस, ठीक है, एनारोबिक प्रोसेस। अब इसका मतलब समझ लो। पहले देखो प्रोसेस का मतलब है किस तरीके से काम हो रहा है, सिंपल सा। तो एनारोबिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जहाँ पे एनर्जी तो बन रही है, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं कह रहा हूँ कि एनारोबिक प्रोसेस ये वो प्रोसेस होता है जहाँ पे एनर्जी तो बन रही है, ठीक है, एनर्जी तो बन रही है, बट क्या हो रहा है, विदाउट ऑक्सीजन बन रही है, विदाउट ऑक्सीजन, बस इतना समझना। मतलब कि आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है ना, इसकी हेल्प से बन रही है, आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो उसकी हेल्प से बन रही है, यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस टाइम ऑक्सीजन बॉडी में ऑक्सीजन जा रही होगी, बट उस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे एनर्जी बन रही है विदाउट ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी बनेगी। मतलब वो जो रिएक्शन होगी उसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होगा। एरोबिक जिसके अंदर आपकी एनर्जी तो बन रही है लेकिन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन बन रही है, या बोल सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बन रही है, एब्सेंस ऑफ क्या बन रही है, आपकी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बन रही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस एक्टिविटी के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी बनती है, इसके अंदर इन द एब्सेंस ऑफ एनर्जी बनती है? तो पहले समझो ये जो एरोबिक प्रोसेस को एरोबिक सिस्टम भी बोल सकते हो, मैं बताऊं क्यों बोल सकते हो। पहले समझो एरोबिक प्रोसेस या एनारोबिक प्रोसेस, अगर एनारोबिक प्रोसेस से एनर्जी बन रही है तो ये एनर्जी लगभग आपके जीरो से लेके, ध्यान सुनना मैं इसको यहाँ लिखता हूं ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए। यहाँ पर अगर जीरो से लेके अप टू 90 सेकंड्स तक की कोई एक्टिविटी अगर परफॉर्म कर रहे हो, जीरो से 90 सेकंड तक की एक्टिविटी अगर परफॉर्म कर पा रहे हो, इंपॉर्टेंट कर पा रहे हो, ठीक है, मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी जिसकी इंटेंसिटी है जिसको मैक्सिमम 90 सेकंड तक सस्टेन कर पाओगे। मेरे दोबारा सुनना, मैंने क्या बोला, ऐसी कोई एक्टिविटी जिसको आप जीरो से 90 सेकंड तक ही सस्टेन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, वो आपकी एक्टिविटी टाइम जो है एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू हो रही है, मतलब वहां पे जो एनर्जी बन रही है, ठीक है, वो आपकी एनर्जी बन रही है एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू। इसका मतलब क्या समझ में आया कि भाई अगर कोई ऐसी एक्टिविटी इसकी इंटेंसिटी इतनी कि मैं खाली जीरो से 90 सेकंड तक सस्टेन कर सकता हूं, ठीक है, तो वो एक्टिविटी के अंदर एनर्जी बन रही है, वो किससे बन रही है, एनारोबिक प्रोसेस से, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर मैं उस एक्टिविटी को और लंबा पीरियड तक करना चाहता हूं तो स्टैमिना करना मुझे इंटेंसिटी कम करनी पड़ेगी ताकि मैं उस एक्टिविटी को और लंबा पीरियड तक कर पाऊं। इसका मतलब अगर एरोबिक प्रोसेस के अंदर जीरो से 90 सेकंड आप इससे कितनी भी ज्यादा हो जाए, ठीक है, चाहे आधा घंटा 20 मिनट 30 मिनट भी, तो 90 सेकंड से ज्यादा कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, 90 सेकंड से ज्यादा कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो वो आपका एरोबिक प्रोसेस के अंदर होगी, ठीक है। तो मोर देन 90 सेकंड से ज्यादा कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करो तो आपकी किस एरोबिक प्रोसेस के थ्रू आपकी एनर्जी बन रही है। क्या समझ में आया? अगर मैं कोई एक्टिविटी 90 सेकंड तक कर पा रहा हूं तो वहां पे जो एनर्जी बन रही है एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू बन रही है, ठीक है, क्लियर होगी। और जहां पर मैं एक्टिविटी 90 सेकंड से ज्यादा कर पा रहा हूं तो वहां पर जो एनर्जी बन रही है एरोबिक प्रोसेस के थ्रू बन रही है, ठीक है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ज्यादा तो सिस्टम डिफरेंट हो जाएंगे, एक्टिविटी ज्यादा कर पाऊंगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि फॉर एग्जांपल आप अपना बना रहे हो, आपकी बेंच प्रेस आपका बना रहे हैं, मान लेते हैं 100 केजी का, मैं आपसे कहूं कि 70 अपने 100% अपने 100 केजी 70% वेट लो, उससे आप रेपिटेशन परफॉर्म करो, ठीक है। तो आपसे मैक्सिमम ज्यादा 10 12 रेपिटेशन परफॉर्म करोगे, मैक्सिमम 12 15, और वो जो 12 रेपिटेशन परफॉर्म करो उस 90 सेकंड से कम ही करोगे, देख लेना, क्या काउंट देख लेना, उस टाइम आप एनारोबिक प्रोसेस की एनर्जी बनेगी बॉडी के अंदर, ठीक है। आप समझ सकते हो कैसे ये चीज क्लियर होगी ना? अब इसको यहां समझो। देखो अब ये जो क्रिएटिंग फोर्स सिस्टम है इसका इंपॉर्टेंट इसका खास बात क्या है, इसकी खास बताता हूं। इसकी खास बात ये है कि आपको बहुत फास्ट एनर्जी देता है, बहुत फास्ट मतलब एकदम क्विक एनर्जी। अब लोग ना ये सोचते हैं, पहले समझना, क्विक एनर्जी इन द सेंस की बहुत फास्ट इन द सेंस की मान लो अगर मैं वन चेक कर रहा हूं अपना, ठीक है, ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूं, ऐसी कोई वर्कआउट परफॉर्म करो 2 से 6 सेकंड तक का है, 2 से 6 सेकंड तक मान लेते हैं, ठीक है, या वन या ऐसा कोई वर्कआउट परफॉर्म करो 10 10 से मैं 2 से 3 रेपिटेशन करता हूं। तो मेन चीज देखिए कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ध्यान सुनना, ऐसी कोई भी एक्टिविटी इतनी इंटेंस है जिसको आप जीरो से, ध्यान सुनना, जीरो से लेकर मैं इसको कहां मेंशन करूं, मैं इसको यहां पे मेंशन कर देता हूं, आप इसके जस्ट ऊपर कर देता हूं, जीरो से लेकर 15 सेकंड तक अगर एक्टिविटी आप कर पा रहे हो तो वहां पर जो एक्टिविटी आप परफॉर्म करोगे विद द हेल्प ऑफ, मतलब वहां पे जो एनर्जी बन रही है वो बन रही है विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिंग फोर्स सिस्टम, मतलब क्रिएटिंग मॉलिक्यूल की हेल्प से वहां पे एनर्जी बन रही है। अभी दिमाग में सोचो, मैंने कहा आपको एनर्जी मॉलिक्यूल क्या है, एटीपी। इसका मतलब यहां पे जो एटीपी जो बनेगी किसकी हेल्प से बनेगी, मतलब यहां पे एनर्जी एटीपी बनेगी क्रिएटिंग फोर्स सिस्टम की हेल्प से बन रही है, तो एनर्जी मॉलिक्यूल यहां पे एटीपी। अब यहां पे ड्रॉबैक क्या है, देखो एक चीज समझो, बहुत फास्ट एनर्जी बनेगी, बहुत फास्ट मतलब बहुत एनर्जी मिलेगी आपको, लेकिन ड्रॉबैक क्या है, एक लिमिटेड टाइम का 0 से 15 सेकंड। मतलब अगर मैं कोई ऐसी इंटेंस एक्टिविटी कर रहा हूं जिसके अंदर मैं बहुत ज्यादा मैक्सिमम लिफ्ट कर रहा हूं, बहुत अपना एकदम फॉर एग्जांपल अपना बेस्ट या फुल इंटेंसिटी पे एक्टिविटी परफॉर्म कर, स्प्रिंट हो गया, ठीक है, कोई पावरफुल मूवमेंट हो गया, तो कोई भी ऐसी मूवमेंट जिसको मैं 0 to 15 सेकंड तक सस्टेन कर सकता हूं उसके अंदर मेरा क्रिएटिंग फोर्स सिस्टम वर्क करेगा, ठीक है। अब एक चीज और, लोग सोचते हैं कि जब हम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तभी हमारा सिस्टम वर्क करता नहीं। आप अगर बैठ कर उठोगे भी ना, अगर बैठ उठोगे तो उस टाइम भी कुछ सेकंड शुरू 1 2 सेकंड के लिए ये सिस्टम भी वर्क करेगा। तो ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी के अंदर आपके सारे सिस्टम वर्क करते हैं, बस फर्क है कौन सा प्रीडोमिनेंट है। तो मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो 0 से 15 सेकंड तक की होगी उसके अंदर प्रीडोमिनेंट आपका जो सिस्टम होगा क्रिएटिंग फोर्स सिस्टम होगा, बोलते हैं एटीपीसी को क्रिएटिंग फोर्स सिस्टम बोलते हैं, या एक नाम और है फोर्स सिस्टम। हम फोर्स सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, तो दो नाम है क्रिएटिंग फोर्स और एक फोर्स सिस्टम। तो कंफ्यूज मत होना, समझ में आ गया 0 to 15 सेकंड। अब इसको समझो, इसमें थोड़ा सा क्या क्लाइमेक्स है, देखो समझना कैसे, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम के अंदर दो तरीके से एनर्जी बनती है, ठीक है। एक तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसको मैं 0 से 90 सेकंड तक कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर जो एनर्जी बनेगी 0 to 90 सेकंड तक, तो यहां पर जो एनर्जी बन रही है यहां पर आपको ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम की हेल्प से बन रही है। यहां पे ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम की हेल्प से बन रही है, और एक लिख देता हूं यहां पे, मैं इसको लिख देता हूं, एक एरो लेके ताकि पूरी भी जाए। अगर मैं कोई भी एक्टिविटी 90 सेकंड से लेके अप टू आई थिंक 120 सेकंड नहीं, 250 सेकंड तक मान लो, 250 सेकंड तक कर रहा हूं, 90 सेकंड से लेके 250 सेकंड तक 2.5 मिनट तक एक्टिविटी मैं परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। तो उसके अंदर भी मेरा ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम वर्क करेगा, ध्यान सुनना, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम वर्क करेगा। तो दोनों के अंदर सेम सिस्टम वर्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दोनों के अंदर सेम सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं 0 से 90 सेकंड तक की एक्टिविटी करूं तो मेरा ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम वर्क करेगा, और अगर मैं 90 सेकंड से 250 सेकंड तक की एक्टिविटी करूं, मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी 90 सेकंड लिखते हैं आप, सॉरी यहां पे लिखते हैं 0 सेकंड, ठीक है, 0 से लेके 250 सेकंड तक, 0 स्टार्ट करेगा 250 तक जा रहा है, तो यहां पे भी आपका कौन सा सिस्टम वर्क करेगा, यहां भी आपका जो सिस्टम वर्क करेगा, यहां पे आपका ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम वर्क करेगा। तो डिफरेंस क्या होगा, इसमें डिफरेंस ये हुआ कि जो ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम है इसके अंदर दो तरीके से एनर्जी बनती है, ठीक है। एक तो होता है स्लो ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस ग्लूकोज की हेल्प से, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इसको ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो दो तरीके से एनर्जी बनती है, एक तो आपका स्लो ग्लाइकोलाइसिस, जी तो याद होगा स्लो ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, और एक होता है आपका फास्ट ग्लाइकोलाइसिस, फास्ट ग्लाइकोलाइसिस। अब आप कहोगे सर कैसे बताओ, देखो हम अगर जब हमारी इंटेंसिटी, ठीक है, या कोई भी एक्टिविटी जिसको हम लगभग 0 से 20 to 50 सेकंड तक हम परफॉर्म कर पा रहे हैं इजीली, तो उसके बाद स्लो ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम वर्क करता है। अब यहां पे होता क्या है कि अगर आप नोटिस करो, फॉर एग्जांपल मैं जॉगिंग कर रहा हूं, ठीक है, नॉर्मल जॉगिंग कर रहा हूं, ठीक है, जॉगिंग होगी तो इसके अंदर भी जो मेरा एनर्जी सिस्टम वर्क कर रहा था वो मेरा स्लो ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है। और यहां पर मेरा ये सिस्टम वर्क नहीं कर रहा क्योंकि यहां पे एक्टिविटी को मैं 0 से 250 सेकंड तक परफॉर्म कर सकता हूं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसको 0 से 250 सेकंड तक परफॉर्म कर सकते हो, मैं दोबारा बोलता हूं, ऐसी कोई भी एक्टिविटी को 0 से 250 सेकंड तक परफॉर्म कर सकते हो, वो आपकी
आपकी स्लो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरा समझो, ये फास्ट ग्लाइकोलाइसिस है। फास्ट ग्लाइकोलाइसिस में ऐसे कोई भी एक्टिव 0 से 90 सेकंड तक कर पा रहे हो, उसका नाम आपका फास्ट ग्लाइकोलाइसिस होगा, ठीक है। ये आपका बोल सकते हो आपका फास्ट ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पर फास्ट ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है मतलब ग्लूकोज से एनर्जी बन रही है, फास्ट जल्दी बन रही है। यहाँ पे ग्लूकोज से एनर्जी बन रही है बट स्लो बन रही है। तो दोनों केसेस में क्या चीज सेम है, बन आपकी ग्लूकोज से एनर्जी मतलब पहले ग्लाइकोजन कन्वर्ट करती है ग्लूकोज, फिर आपकी एनर्जी बनी ग्लूकोज से। दोनों केसेस में एनर्जी ग्लूकोज से ही बन रही है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि यहाँ पे फास्ट बन रही है, यहाँ पे क्या बन रही है? स्लो बन रही है। इसी क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो, अब आगे चलते हैं, ठीक है। क्लास में लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, और मजा आ रहा है देखने में। अब और चीजें डिफाइन हो गई आपकी। तो अब आपका देखो ऑक्सीडेटिव सिस्टम। ऑक्सीडेटिव सिस्टम क्या है? सिंपल सा, कोई भी एक्टिविटी जिसको आप 10 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट कितनी भी देर तक परफॉर्म करो, कितनी परफॉर्म करो, ठीक है। तो ये भी मैं कोई भी एक्टिविटी में बैठा हूं, मतलब एक्टिविटी मेरी बॉडी के अंदर जो बिल्कुल लो इंटेंसिटी हो गई, ठीक है। तो कोई भी एक्टिविटी को 30 सेकंड तक कर पाऊं, 30 सेकंड तक कर पाऊं, उसका मेरा प्रीडोमिनेंट सिस्टम होता है, वहां पे मेरा ऑक्सीडेटिव सिस्टम होता है। कौन सा होता है? ऑक्सीडेटिव सिस्टम, ठीक है। तो लॉन्ग हो सकते हो लॉन्ग ड्यूरेशन तक, कोई भी एक्टिविटी में लॉन्ग ड्यूरेशन तक कर रहा हूं, उसके अंदर मेरा ऑक्सीडेटिव सिस्टम वर्क करता है। अभी जो ऑक्सीडेटिव सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर और इसके इन सभी का डिफरेंस क्या है? देखो, यहाँ भी एटीपी बनती है, यहाँ भी एटीपी बनती है, और यहाँ भी एटीपी बनती है, ठीक है। यहाँ भी एटीपी बनती है, ठीक है। कंफ्यूज होता है ना, तीन सिस्टम लिखते हैं, एक ये रहा, दो ये रहा और तीसरा ये रहा, ठीक है। तीनों जगह आपके एटीपी बन रही है, बस फर्क क्या है? देखो, यहाँ पे एटीपी फास्ट मिलेगी, बट थोड़ी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे एटीपी, यहाँ पर एटीपी इसके बाद देखते हो, ये रहा, यहाँ पे एटीपी आपको मिलेगी फास्ट मिलेगी, बट इसके कंपेयर में तो ज्यादा मिलेगी, बट इसके कंपेयर में थोड़ी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे एटीपी भी आपकी ज्यादा मिलेगी बट स्लो मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे एटीपी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी बट सबसे स्लो मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब जब आपकी बॉडी का ऑक्सीडेटिव सिस्टम वर्क करता है, उस टाइम आपकी बॉडी से आपको एनर्जी तो मिलती है, बहुत सारी मिलती है, बट बहुत स्लो मिलती है। तो कोई भी एक्टिविटी जो बहुत हाई इंटेंसिटी की है, बहुत हाई इंटेंसिटी की है, तो उसके अंदर मेरा एनर्जी सिस्टम जो वर्क कर रहा है प्रीडोमिनेंट वर्क रेनफोर्स्ड। उसके बाद ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम से पहले कौन सा? फास्ट ग्लाइकोलाइटिक, उसके बाद स्लो ग्लाइकोलाइटिक, सबसे कम इंटेंसिटी हुई तो आपका ऑक्सीडेटिव सिस्टम। तो आपके तीन एनर्जी सिस्टम हो गए, बट इसमें थोड़ा चेंजेस हो गया, कि आपने ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम के अंदर क्या देखा? ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम के अंदर भी आपका एक स्लो ग्लाइकोलाइटिक है और एक फास्ट ग्लाइकोलाइटिक। अब देखो एक चीज मैंने आपको क्या बताया था, दो प्रोसेस होते हैं जिसकी हेल्प से एनर्जी बनती है, एरोबिक प्रोसेस और एनारोबिक प्रोसेस। मुझे बताओ कि ये जो क्रिएटिव फोर्स सिस्टम यहाँ पे एनर्जी बन रही है, ये एरोबिक प्रोसेस के थ्रू बन रही है, एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू बन रही है। कितने के लिए बन रही है? 0 से 15 सेकंड। और एनारोबिक प्रोसेस कब तक होता है? 0 से लेकर 90 सेकंड के बीच का। इसका मतलब यहाँ पे ये तो 0 से 50 सेकंड तक बन रही है, तो मतलब ये भी एनारोबिक प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी मिल रही है, ऑक्सीजन हेल्प से एनर्जी मिल रही है, विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी मिल रही है उस पर्टिकुलर वर्किंग मसल पे जहाँ पे हमें चाहिए, ठीक है। दूसरा ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, यहाँ पे होगा फास्ट, यहाँ पे होगा आपका स्लो ग्लाइकोलाइसिस। फास्ट ग्लाइकोलाइसिस, स्लो ग्लाइकोलाइसिस का दो प्रोसेस होता है। तो जो 0 से लेकर 90 सेकंड तक की बन रही है, यहाँ पे आपका एनारोबिक प्रोसेस वर्क कर रहा है। कौन सा? एनारोबिक, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा सिस्टम है आपका स्लो ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पर तो भाई 0 से लेकर 90 सेकंड तक की बन रही है, ज्यादा बन रही है, तो ये आपका हो गया एरोबिक प्रोसेस। तो ये आपका हो गया, ये वाला है आपका एनारोबिक, ठीक है। ये भी आपका एनारोबिक शॉर्ट में लिखता हूं, समझ में आएगा। और ये वाला इसका तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक करते चले जाओ, 0 से लेकर 90 सेकंड से ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो यहाँ ये भी कौन सा हो गया एरोबिक। और ये तो नाम से समझ में आ रहा है ऑक्सीडेटिव सिस्टम, मतलब कि ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी बन रही है, ऑक्सीजन की रिएक्शन होगा। तो आपको क्या समझ में? आपकी बॉडी के तीन तरह के एनर्जी सिस्टम होते हैं, डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, फिर आप बताना कि मतलब इसका आंसर आप देना। पहला क्वेश्चन ये है कि एक बंदा है जो सॉकर प्लेयर है, मतलब कि फुटबॉल खेलता है, यहाँ पे फुटबॉल बोलते हैं लैंग्वेज में, सॉकर प्लेयर है। तो उसके पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के अंदर कौन सा एनर्जी सिस्टम ज्यादा प्रीडोमिनेंट है? एनर्जी सिस्टम वर्क करने प्रीडोमिनेंट कौन सा है? इसी तरीके से एक आपका है कौन सा? गोल्फ प्लेयर है ना, गोल्फ प्लेयर के केस में कौन सा एनर्जी सिस्टम ज्यादा प्रीडोमिनेंट है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एक और पूछता हूं, एक स्विमर है, स्विमर के केस के अंदर, ठीक है, जो मतलब मैं देखता स्विमिंग नहीं जानता, बहुत मजा होता है कि आई थिंक एक तो फास्ट लाइक जिसके अंदर फास्ट जल्दी स्विमिंग कर रहे हो, छोटे से डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो सिंपल सा कोई भी देख लेना, आई थिंक मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के केस मान लेते हैं, उस केस के अंदर आपको कौन सा एनर्जी सिस्टम प्रीडोमिनेंट है? मतलब आपको तीन केस स्विमर का केस दिया मैंने आपको, एक मैंने आपको गोल्फ प्लेयर का केस दिया, एक आपको सॉकर प्लेयर का केस दिया, आपको बस ये बताना है इन तीनों स्पोर्ट्स के अंदर कौन सा एनर्जी सिस्टम ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, मतलब ज्यादा फंक्शन